हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग आपके बारे में जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट हैं मिस्टर प्रवीण। ठीक है, ये 2001 के पास आउट है आईआईटी बीएचयू से और पिछले 20 सालों से उससे भी अधिक करीब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आईआईटी जेई और नीट के क्षेत्र में और लगातार बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। इन्होंने कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स दिए हैं आईआईटी जेई के अंदर और एक बहुत ही सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग कुछ बात करेंगे जो हम लोग के दिल में है कि ये सबके साथ शेयर होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, विशाल का परिचय ये है कि विशाल मेरे जूनियर हैं आईआईटी बीएचयू के 1 साल। और इनका फिजिक्स और मैथ्स की जो हायर फिजिक्स और हायर मैथमेटिक्स है उसकी इनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी इन्होंने मन से की है। और सक्सेसफुली इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कोचिंग रन की है और आईआईटी जैम में अच्छी रैंक्स दी हैं, फर्स्ट रैंक्स दी हैं कई बार। और इनकी खूब सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो कई बार इनके लेक्चर्स से जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल हिस्सा है उसके अलावा जो फ़िलासफ़ी है उसकी वो सीखने में बड़ी मदद मिलती है। तो अब हम लोग मिलते हैं, साल में 1-2 बार मिलते हैं जब कहीं। तो हम लोग काफ़ी विचार करते हैं कि हम लोग यार कोचिंग तब चलाते थे तो जो बच्चों की के स्वभाव में परिवर्तन था, अभी जो है कितना परिवर्तन हुआ है बच्चों के स्वभाव में। जो लोग कोच करते हैं उनके अप्रोच में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये बच्चों की साइड से और जो बाज़ार तैयार हुआ है बच्चों को सिखाने के लिए और कोचिंग कराने के लिए या उनके सपने को कैश कराने के लिए, उस बाज़ार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा विशाल सर से प्रश्न की ही। गेस्ट तो मैं इनका ज़रूर हूं, लेकिन इस फोरम पे यही गेस्ट रहेंगे और बातचीत मैं करता हूं एक इनसे। लेकिन प्रवीण जी आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपने जेई और नीट में काफ़ी साल वर्क किया है और करीब 2001 से ही आप पढ़ा रहे हैं, पहले गोरखपुर में अभी बनारस में। तो क्या आपको चेंज देखने को मिला है? जो पहले बच्चे आते थे या अभी आते हैं, या जो पहले टीचर पढ़ाते थे और अभी जो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या आपको परिवर्तन दिख रहा है पिछले 20 सालों में, कैसे चीज़ें बदल गई है और जो बदली है वो अच्छे के लिए बदली है या उससे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका भी थोड़ा एक बार ब्रीफली बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। देखिए विशाल, ऐसा है ना, थोड़ा सा इस प्रश्न को हम और पीछे ले जाएंगे। आपके प्रश्न को, बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा पीछे ये ले जाएंगे कि मनुष्य का समाज जब हम अपने समाज से ही सीखते थे, खेती बाड़ी, घर के काम, बीमारियां, जीवन के सारे अनुभव, तो वो हम समाज से ही सीखते थे। एक अलग से कोई ज्ञान का केंद्र नहीं था। ज्ञान जो है समाज में ही गुम्फित था, आपस में एक दूसरे से वो सब हम कर करके सीखते थे। श्रम और ज्ञान अलग नहीं था। फिर स्कूल की एक व्यवस्था आई जिसमें कि भाई ठीक है, तुम्हारा ज्ञान अलग हो गया और श्रम अलग हो गया। पहले के गुरुकुल में भी ज्ञान और श्रम अलग नहीं थे। बच्चे जो है लकड़ियाँ बीन के ले आते थे, श्रम की भागीदारी उनकी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने बच्चों को श्रम से अलग कर दिया कि नहीं, तुम ऐसे बैठो, स्कूल में जा कर के 8 घंटे 6 घंटे बैठो, घर पे 6 घंटे बैठो और तुम कुछ ज्ञान हासिल करो और फिर हम उस ज्ञान को फिर उस ज्ञान का आगे कुछ बाजार में उपयोग होगा या कहीं ऐसा उपयोग होगा। लेकिन चलिए ठीक है, स्कूलों की अपनी कमियां थी। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई, बहुत सारे सजेशंस आए। जेपी नाइक करके एक शिक्षाविद हुआ करते थे, उनके बारे में कई सारी बातें कही गई, खूब सारी रिपोर्ट्स आई कि इवन आज़ाद भारत में 1966 में पहली बार शिक्षा आयोग बना, आज़ादी के करीब करीब 20 साल बाद। तो पहली बार गवर्नमेंट को सुध आई कि हाँ, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो 1966 में पहला शिक्षा आयोग बना, कोठारी आयोग जिसको बोलते हैं। तो कई सारी सिफारिशें यशपाल ने की थी और अभी जो एनसीईआरटी के थे कृष्ण कुमार जी, अनिल सदगोपाल जी, बहुत सारे लोगों ने बातें की गवर्नमेंट से कि भाई स्कूलों का स्तर सुधारिए। लेकिन गवर्नमेंट ने सुना नहीं, कुछ सुनती नहीं गवर्नमेंट। तो स्कूलों की अपनी कमियां थी, लेकिन स्कूल बच्चों के लिए एक ज़रूरी चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप मिल जाता था बच्चों को, एक समूह मिलता था जिसमें वो सीखते थे, एक हम उम्र लोग एक साथ रहते थे। तो बजाय इस चीज़ के
कि स्कूलों में कमियां थीं और बहुत औसत दर्जे के टीचर वहाँ मौजूद रहते थे, फिर भी बच्चे वहाँ उतना मिलिटेंसी नहीं थी, वहाँ भी थोड़ी डेमोक्रेसी थी कि हाँ ठीक है, बच्चों से फिर टीचर का प्यार है, बच्चे थोड़ी आज़ादी से हैं और मिलिटेंसी वाली चीज़ कम थी। लेकिन धीरे धीरे बाज़ार ने इस पूरे चीज़ को, जो इंडस्ट्रीज़ का जो नियम है उसको, पूरा मैनेजमेंट के लोगों ने मिल करके इस पूरी चीज़ को इतना मिलिटराइज कर दिया, इतना मिलिटेंसी बढ़ा दी कि डेमोक्रेसी बच्चों की एकदम ख़त्म हो गई है। पहले मैं स्कूलों की बड़ी इज्जत करता था, शायद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से या कैसे, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने कई सारे स्कूल के चलाने वाले लोगों से, उनके कोऑर्डिनेटर, उनके चेयरमैन, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल, सबसे मैंने बात किया तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि एक रैकेट है, गिरोह जैसा है, जो कि सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहा है, जो कि सर्टिफिकेट बांट रहा है, ज्ञान नहीं, जो कि काम नहीं सिखा रहा है, वो जॉब दिलाने की बात कर रहा है। तो ना ही कोई स्किल सिखा पा रहा है, ना ही कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। आप स्किल ही सिखा दीजिए या वैल्यू ही क्रिएट कर दीजिए, आप दोनों जगह वो फिसड्डी हैं। तो स्कूल की कुछ कमियां ज़रूर रहीं, लेकिन बाज़ार ने इस कमी को सरकार ने सुना नहीं और समाज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। समाज अपनी हर ज़रूरत के लिए सरकार और बाज़ार पर निर्भर हो जाता है। अगर समाज अच्छी व्यवस्था नहीं बना सकता है तो फिर समाज निर्भर होता है बाज़ार पे और सरकार पे कि आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, आप हमारी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। गांव-गांव में तालाब थे, लेकिन तालाबों को हटा दिया गया, अब गांव-गांव में टैंकर से पानी जा रहा है। तो समाज जो है ना, जब अपने पानी का ख्याल नहीं रखेगा, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, तो सरकार तो वहाँ पे दारू के ठेके खोलेगी ही, सरकार तो वहाँ पे खटारा प्राइमरी स्कूल खोलेगी ही। तो सरकार को तो स्केलेबल करना है, खूब बड़ा करना है चीज़ों को और हर आदमी तक पहुँचाना है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा पहुँचाना है, भले वो चीज़ वहाँ पहुँचे चाहे ना पहुँचे। तो सरकार तो वो चीज़ कर नहीं पाई, लेकिन बाज़ार ने उसको कैश किया। बाज़ार में नए नए लोग आने लगे, खूब कोचिंग्स आने लगी, हम लोगों ने भी किया है एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें कि लुभावने एडवर्टीजमेंट्स करते थे। मैंने अपने आप को अलग किया 2018 में कोचिंग फील्ड से। मुझे 2017 के करीब लगने लगा कि ये मैं क्राइम जैसा काम कर रहा हूँ। जिन बच्चों को एक सब्जी खरीदने भर की भी मैथ्स नहीं आती थी, वो बच्चे भी बाद में प्रिपरेशन करने आने लगे। तो शुरू में जिन बच्चों की थोड़ी योग्यता होती थी वही आईआईटी पीएमटी की तरफ आते थे, लेकिन बाद में जो प्राइवेट कॉलेजेस खुले भूजे की तरह से, तो उसकी वजह और उनके फिर दलाल पैदा हुए और इवन कोचिंग वाले लोग, कई सारे टीचर्स भी उनके दलाल बने। तो ऐसी हालत में बच्चा जो है ना, एक कंज्यूमर बन के रह गया, एक कस्टमर बन गया आपका, अब सब्सक्रिप्शन करता है। तो बात वही है कि इस देश में पहले उस ज़माने में टीचर होते थे और एक बच्चा होता था, दोनों के आपस के कुछ सरोकार थे, दोनों बात करते थे, खुश रहते थे, दोनों की एक दूसरे की चीज़ें, कमज़ोरियाँ, खामियाँ मालूम रहती थी। लेकिन अभी ना अभी बस सब्सक्राइबर हो गया है, स्टूडेंट से सब्सक्राइबर हो गया है। ये 20 साल में बहुत बड़ा फ़र्क आया, वो एक नंबर हो गया है। और शुरू के साल में काम किए गए बच्चे अभी तक जुड़े हैं, अभी तक मिलने आते हैं, अभी तक मेरे फ़ोन में उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। लेकिन बाद के कुछ सालों में बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं हैं। वो साल भर आपने उनके पास मेहनत की है, वो सिलेक्ट हुए, वो चले गए। उनको लगता था कि बाज़ार में आपने मेरा उपयोग किया, आपने मेरे रिजल्ट छापे। तो कहीं ना कहीं बाद में चीज़ें ज़्यादा व्यवहारिक तो नहीं कर सकते, ज़्यादा एक कठोर होती चली गई। आपने उनके लिए किया है, ये बात ग्रांटेड लेने लगे कि ठीक है, आप तो पढ़ा ही रहे बाजार में, मुझको ना पढ़ाते दूसरे को पढ़ाते। टीचर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट होने यस यस यस, उसकी जो सत्ता थी, डिग्निटी थी, वो खत्म होने लगी, खत्म हो गई। और मतलब टीचर इज जस्ट लाइक सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल में हम लोग जाते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई तूने ये सही से नहीं दिया सर्विस, उस टाइप का सर्विस। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिला है कि पहले स्कूल ठीक है, खामियां तो हर सिस्टम में होता है, हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आज एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड मुझे ये देखने को मिला है कि नॉन अटेंडिंग स्कूल का काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है। बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, कोचिंग के साथ स्कूल का टाइप है और बच्चों को सिर्फ 12th का बोर्ड देना पड़ता है, बच्चे अपना तैयारी पर फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कूल का काम सिर्फ ज्ञान बांटने तक नहीं था। स्कूल काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे आप देखें कि टीम वर्क कैसे हो। अब लैब ही हम लोग करते हैं, तो लैब में एक इक्विपमेंट है, उस पर 4 बच्चों को अपना ऑब्जर्वेशन लेना होता है, उस पर काम करना होता है, बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उस दौरान हम लोग साथ में काम करना सीखते हैं, कैसे एक चीज़ को हम लोग 4 मिलकर शेयर कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं,
एक तो टीम वर्क ये हो गई, ठीक है, बच्चे कैसे एक साथ में मिलके लंच टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कोऑर्डिनेट बिल्कुल, करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस झगड़ा में, करते हैं, ठीक है, दोस्ती करते हैं, गुट दोस्ती करते बनाते हैं, हैं। हाँ। तो वो चीज़ अभी के बच्चों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। अब उसमें क्या है कि बच्चा अगर आईआईटी जेईई नीट क्वालिफाई भी कर जाता है, एक तो पहले बहुत कम प्रोपोर्शन है कि बच्चा उसमें, क्योंकि सीट ही बहुत कम है और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो बहुत स्मॉल परसेंटेज स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करेंगे और उनका लाइफ बेहतर बनेगा। उस पर भी एक चर्चा करने का जरूरत है कि कितना बेहतर बनता है क्वालिफाई करने के बाद। तो आज का आईआईटी का क्या सिस्टम, उसका हम एक अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नहीं क्वालिफाई करता है और जो इस स्टिग्मा के साथ बाहर निकलता है, और स्टिग्मा है नहीं लेकिन सोसाइटी बना देती है कि तुम फेल कर गए हो, उनको तो वो सारा स्किल्स भी नहीं वो सीख पाए, टीम वर्क और वो सब। और इवन जो बच्चे क्वालिफाई भी कर जाते हैं वो स्किल उनके अंदर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर वो फेलियर ही हो जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप कहीं जॉब करें या कोई अपना संस्थान खोलें या कोई अपना कंपनी स्टेब्लिश करें, हर जगह वो सारे स्किल्स जो कि हम लोग स्कूल में सीखते हैं उसका जरूरत पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम कि आप इंजीनियर डॉक्टर हैं, उसके अलावा ये स्किल्स काफ़ी मायने रखता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उनके अंदर वो साथ में काम करने का एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ, वो आज के लिए बहुत बड़े फेलियर है, ठीक है। तो ये नॉन अटेंडिंग का सिस्टम है जो कि हमारे हाथ में तो नहीं है इसको सही करना, लेकिन आई थिंक जो गवर्नमेंट है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, उसको तत्काल प्रभाव से उसको बैन कर देना चाहिए कि इस तरह के स्कूल्स की मान्यता रद्द की जाएगी। क्योंकि स्कूल इज नॉट जस्ट प्लेस टू इम्पार्ट एजुकेशन, स्कूल इज अ प्लेस टू ग्रूम द स्टूडेंट्स, बच्चे ग्रूम होते हैं उसमें, तो वो काम नहीं हो रहा। मुझे याद है मैं आईआईटी बीएचयू में था 2002 तक, 98 से 2002 वाला बैच था, तो हमारे साथ कई बच्चे थे जो कि बिहार के बहुत गांव से आए थे, जो कि इतना उनका लैब वगैरह डेवलप नहीं था, तो उनका तो खैर कोई गलती नहीं था, उनके स्कूल में वो इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, तो वो कभी लैब किए नहीं थे। हम लोग तो, मैं तो बहुत लकी रहा कि मैं काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन वो 3-4 बच्चे जो थे गाँव से पढ़ के आए थे, मुझे याद है केमिस्ट्री का लैब में वो ब्यूरेट और पिपेट नहीं चलाने जानते, तो पिपेट से जो खींचते थे तो उनका मुंह में ही केमिकल आ जाता था, तो बड़ा हंसी का पात्र बनते थे, ठीक है। बट उनका कोई गलती नहीं था, उनको वो उतना लकी नहीं थे कि उतना अच्छा स्कूल में पढ़े, वो ब्यूरेट पेपर जानते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज के बच्चे तो मतलब प्लान वे में उनको इस चीज़ से अलग कर दिया गया, उनके पास पैसा सब कुछ है लेकिन वो फिर भी वो लैब वगैरह कभी करते नहीं है। अब भगवान मालिक वो आगे चल के कैसे इंजीनियरिंग में लैब करेंगे या कैसे रीडिंग लेंगे और कैसे एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है जिसपे अलग से चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या क्या दिक्कत आता है, ठीक है। खैर, अब थोड़ा सा आते हैं इस पे कि जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जैसे फिजिक्स की बात कर लिया गया, तो मतलब बड़ा जल्दी में है सब, मतलब कि ये करना है, फटाफट करना है, ठीक रखना है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टफ तो एग्जाम नहीं है जितना हवा बना दिया गया है। आईआईटी जेईई इज नॉट सो टफ एज इट सीम्स टू बी, मतलब जितना मार्केट में हमको लगता है ये मतलब जानबूझ के ऐसा एक हवा क्रिएट किया गया है ताकि गार्जियन लोग जो है वो मतलब घबरा के एडमिशन करवा दे कि अरे यार मेरा बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। अच्छा, गार्जियन को भी एक सलाह देने की जरूरत है कि पहले बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए 10th क्लास के बाद, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट साइंस में है भी या नहीं है, इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है या नहीं है, उसके बाद ही बच्चों को तैयारी में झोंकना चाहिए, ठीक है। अब तैयारी में झोंक दिए सिर्फ इसलिए कि हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो हम अपना ड्रीम जो है बच्चों से चेंज करवाए, ये मुझे लगता है ये सही नहीं है। मतलब कि अपना ड्रीम आप खुद चेंज कीजिए, बच्चा अपना ड्रीम चेंज करेगा, ठीक है, तो उसका परिणाम भी गलत हो जाता है कई बार। विशाल, यहाँ एक चीज़ बोलेंगे कि बाजार के हमले हमारे गांव में हमारे घरों तक घुस गए हैं। शाहरुख खान के ऊपर एक मुकदमा हुआ था जो बीच में एक आया था, अरिंदम चौधरी की जो कंपनी थी, जो स्कूल था, कॉलेज IIPM था, तो उसमें उसने बकिंघम यूनिवर्सिटी से अपना दिखाया था कुछ कि हम वहाँ से पास आउट हैं और कुछ हम आपको डिग्रीज देते हैं और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। तो ये शाहरुख खान जो है ये वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर था उसका, और इसने काफ़ी ऐड किया था। तो ये बेहूदगी ये है कि तुम तो एक एक्टर हो, ठीक है, जैसे भी हो, अच्छे या बुरे, और लेकिन तुमने जिस चीज़ का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम उसके ब्रांड एम्बेसडर हो और तुम कह रहे हो कि आप ऐसा कीजिए,
बाद में जब वो पकड़ा गया, जो करियर 360 का मैगजीन का जो डायरेक्टर है, एडिटर है, उसने उसको फिर पीछे पड़ा और उसके सब पता लगाया तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो उसने शाहरुख खान के ऊपर ही मुकदमा किया, इनको 4-5 दिन की जेल होती, लेकिन अब बड़े लोग हैं तो इन्होंने खैर शोषण किया कायदे से और हज़ारों बच्चों का भविष्य इन्होंने ख़राब किया है। तो दूसरी चीज़ कि बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि ये अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से सावधान रहिए, और ये तीनों खान है और ये अमिताभ बच्चन है, ये बड़े फिगर हैं, ये स्वच्छ भारत पे भी खड़े रहेंगे और ये गार्जियन को विमल गुटखा बेच देंगे और रजनीगंधा बेच देंगे और कमला पसंद बेच देंगे और बेटे को बाइजू बेचेंगे और बेटे को वेदांतु बेचेंगे। तो आखिर कितनी समझ है अमिताभ बच्चन की और कितनी समझ है शाहरुख खान की शिक्षा की कि इन्होंने जिस तरह की फिल्में की हैं उसी से पता चल जाता है। इन सबों को तो मैं बॉलीवुड का निरहुआ बोलता हूँ कि ये सब जो है बॉलीवुड के निरहुआ है, लेकिन जनता के पास चूंकि ऑप्शन नहीं है तो जितने इडियोटिक लोग हैं, जितने बेहुदे किस्म के लोग हैं, उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। अच्छा, तो अनकॉन्शियस में पहले घुस जाते हैं इमोशनल चीज़ों से या ऐसे करके, फिर ये शिक्षा की चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये जो ना गार्जियन की गलती क्या है कि गार्जियन तो है ही नहीं, गार्जियन तो अपना देख रहा है कि संघर्ष बहुत है जीवन में। उसके सामने मोहल्ले में एक एग्जाम्पल है कि उनका बेटा आईआईटी से कर गया तो उनके रुतबे बड़े हैं, वो कनाडा चले गए या वो अमेरिका चला गया बेटा और शादी में इतना पैसा मिला या उसका करियर सिक्योर्ड है। गार्जियन तो क्षुद्र बातों में या ज़रूरी बातों में इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ जो धक्का, जो एक तो समाज की इनसिक्योरिटी है और दूसरी जो ये धक्का, ये बॉलीवुड के जो स्टूपिड है, ये इडियट लोग, ये जो धक्का लगा देते हैं सिर्फ पैसे के लिए, इनको पैसा फेंको और किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करा लो, तो ये जो है ना किसी का भी एडवर्टीजमेंट कर देंगे और आप वो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो इसमें ये खामी है। बजाय इसके हमें कुछ लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। अनिल सदगोपाल है, कृष्ण कुमार हैं, प्रोफेसर यशपाल है, उनकी बातें जब सुनेंगे समझेंगे कि बच्चा कोई एक मशीन नहीं है, बच्चा एक बीज है जो वृक्ष बन सकता है, और किस चीज़ का वृक्ष बनेगा ये पता नहीं है, ये तो समय के साथ पता चलेगा। बल्कि कहा यह जाता है कि जितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, उनको आप प्राइमरी एजुकेशन में लगाइए ताकि वो बता सकें कि बच्चा क्या हो सकता है। एक केजी मेनन करके हैं, वो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं इंडिया के, तो एक मैगजीन में मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि हम लोग तो बच्चों को 8-10 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि, और कैमरा लगा देते हैं उस जगह पे, और एक एक बच्चे की कई कई घंटों की 20-20, 30-30 घंटे की वीडियो बनती है कि इसकी इंक्लिनेशंस क्या क्या है, जब ये आज़ाद रहता है तब ये क्या करता है, तो धीरे धीरे कुछ हम अनुमान लगा पाते हैं कि इसको कैसा इकोसिस्टम चाहिए। तो पढ़ाई तो सिर्फ एक इकोसिस्टम बनाने की है जिसमें बच्चा आज़ादी से जी सके, आज़ादी से पढ़ सके, सीख सके, लेकिन स्कूलों के ढांचे को बजाय सुधारने के पहले हमने उसको प्राइवेटाइज किया और धीरे धीरे उसको अनस्कूलिंग की तरफ लेके चले गए, और अनस्कूलिंग से जब लेकर के एक बार बाजार के हाथ में आ गया तो सब खुल गए, बायजू खुल गया, वेदांतु खुल गया, अनअकैडमी खुल गया, फिजिक्स वाला खुल गया। इनके पीछे, ये तो सिर्फ चेहरे हैं, ये सब इनके पीछे बहुत बड़े पूंजीपति बैठे हैं जो इनको लॉन्च करके आपके उस सपने को बेचेंगे, आपको वो सपना दिखाएंगे, फिर आपकी जेब में हाथ डालेंगे। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो आपके जेब में वो हाथ डाल रहे होते हैं। और इसमें बजाज फिनसर्व भी आ गई है, उसमें आप तुरंत फीस नहीं दे पा रहे हैं तो बजाज फिनसर्व से आप जो है पैसा ले लीजिए, वो पैसा कर लेगा। बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इसका थोड़ा सा एक बार इसका राज ये मुझे सुबह बात कर रहा था इनसे, तो ये मुझे पता नहीं था कि इस तरह का फाइनेंस की कंपनी भी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गया है, तो ये मुझे नया जानकारी मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग सोचे कि चलो स्टूडियो में चल के थोड़ा डिस्कशन किया जाए, और बाकी जो गार्जियन हैं, अभी तो आज का तो एपिसोड मेनली गार्जियन पे ही सेंट्रिक है। आगे हम लोग इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे अलग अलग एडिशंस में, और कुछ जनरल फिजिक्स की भी बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब ये तो है ही जो हम लोग, मुझे लगता है कि ये लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, वो तो बात करेंगे ही, और आगे हम लोग आगे चलेंगे तो आगे फिजिक्स का ही बात करेंगे अलग अलग एडिशंस में हम लोग। ठीक है, जो पहला एडिशन है फिर जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो थोड़ा बजाज फिनसर्व हमें बताइए कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या इसका वास्ता है और क्या काम कर रहा है इसमें। देखिए, पहले ना टीचर का क्या हाल था कि हम लोग के पास बच्चे आते थे, मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि 17 साल में मैंने हज़ारों बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, और कई बच्चों के एजुकेशन के लोन का मैं गारंटर रहा हूँ, उनके साथ में उनके घर जाता था, उनकी मुश्किलों में जाता। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, अब क्लासरूम से एक व्यक्तित्व तक सीमित हो गया। तो ये बनियों की साठगांठ है, बनियों की तिजोरी से साठगांठ है कि ठीक है,
गार्जियन आता है फला XYZ इंस्टीट्यूट में, तो बोलता है कि भाई ठीक है, तुम जो है ये पकड़ो, फीस 40,000 रुपये फीस पकड़ो, 60,000 में बाद में दे दूंगा, टोटल फीस 1 लाख है। तो वहीं बगल में बजाज फिंसर्व का स्टॉल लगा होता है। तो कोचिंग में जो पैसा वसूलने वाले लोग होते हैं एडमिशन के वक्त, जो दलाल, जो रिसेप्शनिस्ट और लग्जरी सोफे में बैठे हुए लोग, वो पूरा आभा मंडल के लोगों का बस यही होता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालो। बगल में पोस्टर चिपका रहेंगे सिलेक्शंस की, तो वो उंगली दिखा देंगे कि वो देखो बजाज फिंसर्व का स्टॉल लगा है, ज़रा वहाँ जाओ। तो बजाज फिंसर्व क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा कि भाई ठीक है 60,000 रुपये आप देना है, आप तुरंत अभी पेमेंट कर दीजिए और 0% इंटरेस्ट पे आपको हम तुरंत ब्याज दे देते हैं, और बस अपना आधार कार्ड दे दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। अब आप वहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, आधार कार्ड दे देंगे, बच्चे का पूरा फीस जमा हो गया, 10% पैसा उसका बजाज फिंसर्व को मिल गया। अब क्या होगा कि इसमें ये लोग क्या करेंगे कि अब आपको गांव पे जब आप अपने लौटेंगे तो वापस एक कंपनी आपके पीछे पड़ना शुरू करेगी, पैसा दो। यही हाल गांव में बंधन बैंक का है, उत्कर्ष बैंक का है। तो एक तरह से ना शिक्षा, जो आप अगर कुछ चाहते हैं, जो ही आप कुछ चाहते हैं तो आप बाजार के कुछ लोगों के गुलाम बन जाते हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं, वहाँ मूवीज़ अलग अलग तरह की आ गई। आप पढ़ना चाहते हैं, वहाँ बैंक आपको लोन देने आ गया, वहाँ ये लोग आ गए। किताबों को पढ़ने की संस्कृति खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब हाथ में रह गया है। निश्चित ही यूट्यूब फ़ायदेमंद है, खूब सारे लोगों का चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन उसका जो उसके पीछे जो एडवर्टीजमेंट है और मदारीपना है, टीचर जो है ना वो मदारी हो गया और उन मदारियों को फाइनेंस कर दिया पीछे बैठे हुए बनियों ने। तो एक कविता मैंने लिखी थी कि जो स्कूल का जो कुछ लोगों ने मिलकर स्कूल खोला, जो पहले कहीं चूरन बेचता था वो वहाँ का मैनेजर हो गया, जो वहाँ पे क्या बोलते हैं पार्किंग वाला था वो वहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। ऐसे करके उनकी मानसिकता नहीं बदली, केवल चेहरे बदल गए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ नए विकल्प सामने आने चाहिए। जैसे मैंने एक स्कूल शुरू किया है, छोटा सा स्कूल शुरू किया है। हम बच्चों से ना पैसा लेते हैं ना सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट से मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा करियर में भी नहीं है, मेरा टोटल भरोसा जीवन में है। आप आइए, वहाँ रहिए 15 दिन, 20 दिन, 15 घंटे, 20 घंटे, बिना यूनिफॉर्म के आओ। आप किसी भी एज के बच्चे हों, आप आइए। 80,000 किताबों की हम लोगों ने लाइब्रेरी तैयार की है बनारस में, गंगा के तट पे। और वहाँ पे आप थिएटर, सिनेमा, गाने, मंत्र, पेड़ पौधे, नाइट वॉचिंग, आकाश दर्शन, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन तो कण कण में विज्ञान है, कण कण में भगवान है। आप जहाँ से देखना शुरू कीजिए वहीं से चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो शिक्षा कोई किताबों में कैद या यूट्यूब पे स्क्रीन पे कोई मदारी उसके हाथ में गुलाम नहीं है। शिक्षा तो हर जगह बिखरी पड़ी है, बस हमें वो चीज़ को लिंक करने की और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है, टेक्नोलॉजी ने अवसर दिया है, सुपर कंप्यूटर आपके हाथ में पकड़ा दिया है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मुझे लगता है ना कि साइंस की और जो यूपी बिहार में धक्का पहुंचा है नीट का और आईटी का, जो एक हवा चल गई है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन न्यूज़पेपर्स का है। न्यूज़पेपर्स पे फुल पेज एडवर्टीजमेंट जाते हैं, गार्जियन देखता है, थ्रिल महसूस करता है कि जो फोटो छपी है फर्स्ट रैंक, ये इसमें मेरा बेटा होगा, और ऐसा करके भेजता है। और मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि सिलेबस समझ में नहीं आता है, 70-80% बिल्कुल लड़के आवारे हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। 80% तो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से उनका लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लास में आते हैं जाते हैं, जिसका फ़ायदा कोचिंग वाले उठाते हैं कायदे से। तो स्कूलों को हमने सुधारा नहीं, कोचिंगों के हाथ में दे दिया, और कोचिंग जो है पूंजीपतियों के हाथ में है। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा कर सकते हैं। 20% लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसमें 10% मूर्ख है, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो 10% लोगों के बीच की लड़ाई होती है, लेकिन जो 90% लोग जो बाजार में शोषित होते हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है, कई हज़ार करोड़ का कारोबार है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे की क्षमता, बच्चे को बीज मानिए, और क्या क्या हो सकता है वो देखिए, खोजिए। काश इतना आसान होता कि हम कहीं फीस दे दी और हमारा बच्चा एक सफल इंसान बन गया। सफल तो नहीं, सुफल कहिए, एक सुंदर, शांत और एक समझदार, अच्छे निर्णय लेने वाला एक इंसान बन गया। कि काश कि हम पैसे से खरीद सकते, और काश की ऐसी कोई एजेंसी होती। चलिए, तो हम लोग आई थिंक वी शुड एंड विद दिस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको अलग अलग कड़ी में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी सारा चीज़ है जो बहुत बात करना है हम लोग को, लेकिन इसको लंबा नहीं करके इसको आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है और पहला वीडियो है इस सेगमेंट का, तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और फिर आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक बार हम लोग ऐसे फिजिकली तो मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये बनारस रहते हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं, और लोग स्काइप या किसी चीज़ के थ्रू हम लोग
इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते हैं। और हम लोग सवाल भी इसको हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ। और कोई क्वेरी हो तो वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज। गार्जियंस की कोई क्वेरी हो, बच्चों की कोई क्वेरी हो, तो आप हमेशा ही जिस भी जहाँ पे भी देख रहे हैं उसमें कमेंट पुट करने का ऑप्शन होगा। यूट्यूब में भी कमेंट पुट कर सकते हैं, ठीक है। खराब लगे तो उसको भी पुट कीजिए, हम लोग कभी डिलीट नहीं करेंगे कि भाई अगर हम लोग कहीं गलत हैं तो उसको बोलिए, ठीक है। आप गाली भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वी वोंट माइंड है, ठीक है। तो कई लोग जो कोचिंग संस्थान में हैं वो शायद कुछ कमेंट पुट करेंगे, वी वोंट डिलीट, ठीक है। क्योंकि ये कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो है उसको पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे अगले एडिशन में, और हम लोग लाइव करेंगे उसको। हाँ, लाइव करेंगे, हाँ, हम लोग डेट अनाउंस कर देंगे। डेट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है प्रवीण सर, है ना, ठीक है। एक मुहिम है बच्चों को सच का बारे में बताना, गार्जियंस को इनलाइटन करना, ठीक है। और फिजिक्स का ही बात करेंगे, मतलब बच्चे भी माइंड। हाँ, फिजिक्स में हम लोग एक सीरीज चलाएंगे। दरअसल हम दोनों लोग की कैपेबिलिटीज अलग अलग है, बिल्कुल अलग हैं। तो कुछ जिस दायरे में मैं काम किया हूँ वो मेरा अपना एक्सपर्टीज़ है, और जिस दायरे में विशाल ने काम किया वो उनकी एक्सपर्टीज़ है। मैंने IIT JEE के लिए काम किया, विशाल ने IIT JAM के लिए काम किया है। अभी IIT JEE के लिए विशाल डेली लेक्चर्स बनाते भी हैं। लेकिन विशाल का जो कंसेप्ट है ना, टाइम का, डिस्टेंस का, एनर्जी का, एंट्रोपी का, इन चीज़ों के कैसे हमारा नज़रिया बनता है और कैसे विज्ञान बनता है, उतना सुंदर है कि उतना अच्छा मुझे कहीं दिखता नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी बात है। हम लोग अगले बार से एक विषय पे हम लोग डिटेल में मैं इनसे बात करूंगा। इनसे बुलवाना बहुत ज़रूरी है कि दिखने में जो है शांत लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा पड़ा है, जिसको हम लोग एक घंटे का सीरीज लेंगे। 1 घंटे टाइम पे बात करेंगे, 1 घंटे डिस्टेंस पे बात करेंगे, 1 घंटे एंट्रोपी पे बात करेंगे, फ्लूइड का, वेव का, SHF का, सिर्फ बात, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। उस बात से ही शायद बहुत कुछ समझ में आएगी। फिजिक्स को जीना है, मतलब उसको मतलब बंधना नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, है ना प्रवीण जी, है ना। और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।